दोस्तों वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, अब आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो देखिए, जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस यानी कि जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती है तो दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब तक कोई नोटिस नहीं आती है तब तक आप 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम डेट मानकर तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों जो है अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों इसीलिए हमारा प्रैक्टिस सेट जारी है आपके लिए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और दोस्तों आज आपके लिए लक्ष्य रखा गया है कम से कम आपको जो है 35 प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में सही करना है। उम्मीद है कि काफ़ी लोग जो है 35 से भी अधिक प्रश्न सही करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी जो है पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पर दोस्तों जो है इसमें आपको डेली T20 सीरीज़ के नाम से जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है। देखिए बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए देखिए रोज़ सुबह 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट T20 सीरीज़ यानी कि 20 मिनट में 20 प्रश्न करवाई जाती है और 8:30 बजे जो है आपका इसका जो है एनालिसिस भी आपको दिया जाता है। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो जीएस वाला पार्ट होता है वो सेम होता है। तो आप अगर इस लेवल के एग्जाम को भी अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके एग्जाम में भी जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, तो वहाँ जाकर जो है आप इस टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अंतर्दर्शी जिसे हम इंडोस्कोप कहते हैं यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो इंडोस्कोप होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, इंडोस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, करनाल बंट रोग जो है यह किस फसल का रोग है, यानी कि जौ का है, गेहूं का, बाजरा या फिर ज्वार। तो देखिए जो करनाल बंट रोग है यह गेहूं का फसल का रोग है। किसका है, गेहूं फसल का रोग है करनाल बंट। यहाँ अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर जो है इनमें से निम्नलिखित में से किस पर आरोपित किए जाते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किस पर आरोपित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, व्यक्तियों पर आरोपित किए जाते हैं। देखिए व्यक्तियों तो गलत हमारा हो जाएगा। केवल वस्तुओं पर आरोपित किए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। केवल फर्मों पर आरोपित किए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए सही उत्तर क्या होगा, जो अप्रत्यक्ष कर होता है यह वस्तुओं और सेवाओं पर जो है आरोपित किए जाते हैं। जैसे कि सर्विस टैक्स होता है ये सेवाओं पर आ गया, और जो वस्तुओं पर जो है हमारा आ जाएगा वो TDS वगैरह जो होता है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं जो कि किसी वस्तु पर लगाए जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, साह जांच आयोग गठित किया गया था किसकी पहचान के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जांच आयोग के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था यह किसे, देखिए सरकारिया जो समिति थी, सरकारिया समिति आपने नाम सुना होगा, यह था राज्य पुनर्गठन के से संबंधित जो था। तो देखिए जो हमारा सरकारिया आयोग है इसका संबंध दोस्तों जो है केंद्र राज्य संबंध से था, ये राज्य पुनर्गठन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि साह आयोग का संबंध किससे था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान गतिविधियों के जांच है। तो देखिए वो 1977 में जो है यह समिति बनाई गई थी, साह जांच आयोग, और इसने जो है आपातकाल जो लगाया गया था 1975 में, उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई इसकी जांच के लिए जो है ये समिति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की जो है स्थापना की थी। तो यहाँ पर अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। छठा प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न हमारा है कि 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे। तो जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में ब्लैक टाउन्स बने थे इसमें कौन रहते थे, भारतीय कारीगर या फिर और भारतीय सौदागर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों। जो भारतीय कारीगर होते थे और भारतीय सौदागर होते थे वह ब्लैक टाउन्स में रहते थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि 1947 जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही उत्तर क्या होगा, JB कृपलानी जो थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आठवां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे। तो देखिए जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था यह 1919 में हुआ था।
और इस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य था वह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट महात्मा गांधी को लिखने को जो है सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं इनका जो प्रावधान लिया गया वो लिया गया कनाडा के संविधान से, यानी कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 10वां प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसके बीच में हुआ था? देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध और तीसरे युद्ध के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। तीसरे की बात करें तो मराठा और अफगानों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। मराठों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था और पूरा इधर मराठा थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के बारे में जो है आप कमेंट करके लिखेंगे। 11वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? यानी कि यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो यह निपटारा होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सी ऑप्शन है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है प्रावधान वर्णित किए गए हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में आता है। संसद की बात करें तो देखिए 79 में हमारा जो है संसद आता है, 80 में हमारा आता है राज्यसभा और 81 में हमारा आता है लोकसभा। अगला देखिए 12वां प्रश्न, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो देखिए, बात करें बक्सर का युद्ध तो ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इससे जो है ब्रिटिश का कोई लेना देना नहीं था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का जो आरंभ था वह प्लासी के युद्ध से ही हो गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। 13वां प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 333 में किया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 333 जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिएगा, देवगांव की संधि के साथ निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो देवगांव की संधि के साथ जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ था। किसके संधि के साथ? देवगांव की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है हमारा समाप्त हुआ था। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि देवगांव की संधि कब हुई थी? तो यह 1803 में जो है देवगांव की संधि हुई थी, 1803 में। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा, आपको 35 प्लस यानी कि 35 से अधिक प्रश्न सही करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी लोग जो हैं आप में से 35 से अधिक प्रश्न सही करेंगे। 16वां प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी पर जो है निर्मित है। क्या हो जाएगा? गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। अगला देखिए 17वां प्रश्न, डिकी बर्ड योजना का संबंध किस वायसराय से है? डिकी बर्ड योजना का संबंध किस वायसराय से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित है। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, इनका नाम आपने सुना होगा, पहले गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो सी ऑप्शन हमारा जो ग्लूटीन यहाँ पर है, ग्लूटीन जो है यह गेहूं में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 19वें प्रश्न का? सी विटामिन को जो है सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है। विटामिन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? देखिए, सरकारीय आयोग का संबंध के जो है केंद्र राज्य संबंध से है। तो सरकारीय आयोग के सदस्य थे डॉक्टर SR सेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी SR सेन जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए, केंद्र राज्य संबंध की बात करें, देखिए जो हमारा 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 जो है सूचियाँ लिखी हुई हैं।
केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसी के आधार पर जो है केंद्र राज्य को जो है कानून बनाने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। तो जो अगर हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध किसमें वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं में क्या है, 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में जो है भूमि सुधार से संबंधित जो है प्रावधान है, और 10वीं में जो है दल बदल संबंधित जो है प्रावधान वर्णित किए गए हैं। 11 में हमारा हो जाएगा पंचायती राज, और 12 में नगर पालिका हो जाएगी। 22वां प्रश्न है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा को जोड़ा नहीं गया था। तो देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके तहत बोडो, आप याद रखिए, डोंगरी, तीसरी भाषा थी मैथिली, और चौथी भाषा थी संथाली। इन 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया था। कोंकणी इसमें शामिल नहीं है। 2003 के यानी कि 92वें संशोधन में कोंकणी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें जो है किस प्रकार की कण होती हैं। तो कॉस्मिक किरणों की बात करें तो ये आवेशित कण होती हैं। क्या होती हैं? आवेशित कण होती हैं कॉस्मिक किरणें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें 24वें प्रश्न में, तो हमारा 10 जनवरी करेक्ट होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर, दोनों याद रखिएगा। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी जो है 10 जनवरी को हमारा क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस, दोनों याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो 25 नंबर का हमारा सही उत्तर होगा सी। जो वित्त आयोग होता है यह अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय है, और वित्त आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 280 से है। 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन संविधान में किया गया, यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक व सलाहकारी निकाय है। अगला है 26 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। 27वां प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था। तो देखिए जो 1951 का संविधान संशोधन था वह भूमि सुधार से था, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। तो सी ऑप्शन है, भूमि सुधार, आप याद रखिए। इसके तहत 9वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। 28वां प्रश्न है, ईओजी यानी कि इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी, इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है आंख की गतिविधि दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो 4 दिए हुए देखिए, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, कैमूर बिहार में है बिल्कुल सही है, काजीरंगा असम है बिल्कुल सही है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि मिलान गलत है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो डालमा जो है हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा झारखंड में। इसके अलावा झारखंड में और कौन कौन से हैं? पलामू हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, ये दोनों झारखंड में हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। तो देखिए आप याद रखिए, द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला। क्या होता है? द्विज मतलब, द्वि का मतलब 2 बार, और ज मतलब जन्म लेने वाला। देखिए दोबारा जन्म लेने वाले को मानते थे क्योंकि जो प्राचीन काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो उच्च वर्ग के, उच्च कुल के लोग होते थे, एक बार जन्म लेते थे, और दूसरी बार जब उनका यज्ञ पवित्र होता था तो दूसरा जन्म माना जाता था। तो ये प्रमुख चीज़ था ब्राह्मणों के लिए। द्विज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्राह्मणों के लिए किया गया था, और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा उच्च वर्ण। यहाँ पर हमारा जो है इनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। पहला दिया है, नागरिकता से जुड़े विषय का संबंध संघ सूची से बिल्कुल सही है, पुलिस का संबंध राज्य सूची से बिल्कुल सही है, सिविल प्रक्रिया संहिता का संबंध समवर्ती सूची से सही है। लेकिन जनगणना जो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जनगणना से जुड़े विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो जनगणना पर जो है यह समवर्ती सूची में आता है। क्या होता है? जनगणना संबंधी जो प्रावधान है समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 32वां, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो हो जाएगी गोदावरी, और दूसरी सबसे बड़ी जो नदी हमारी है वो कौन सी हो जाएगी। देखिए गोदावरी, अगर यहाँ पर हम बात करें, गोदावरी है 1500 किलोमीटर, इसकी लंबाई है कितनी है? गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा, आती है कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो हो जाएगी गंगा, 2525 किलोमीटर।
यहाँ पर सही हो जाएगी, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी लंबाई में। 33वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं क्या? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वह कार्बनिक द्रव्य जो है पैदा करते हैं। क्या करते हैं? कार्बनिक द्रव्य। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? तो देखिए ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है और इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं में जो है असाधारण वृद्धि होने लगती है। सही उत्तर क्या होगा? डी, श्वेत रक्त कणिकाओं में असाधारण वृद्धि होती है। 35वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्णों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कहाँ पर? तो मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में जो विभाजन है इसका उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आप सभी को पता है कि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 36वां प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो सही हो जाएगा दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता था, कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। 37वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी हो जाएगी अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताएंगे। 38वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? देखिए पहला दिया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 53 में बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का देखिए चुनाव दिया हुआ है 54 में, चुनाव का और चुनाव का जो तरीका है वो 55 में दिया है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश 123 में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 74 में नहीं है बल्कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है। तो हमारा जो डी का मिलान है वो गलत है। 40वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति देवदार के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए यदि हम देवदार के वृक्ष की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवदार के वृक्ष जो है यह पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न आपसे डिस्कस किए, आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि दोस्तों हमने आपके लिए लगातार मेहनत किया है, तो आपको हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर करना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा प्रयास आपके लिए कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।